आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी किसी कर्ता या वस्तु कहें अपन के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की ऊर्जा का माप उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। अतः ऊर्जा की इकाइयाँ वही होती हैं जो कार्य की इकाइयाँ हैं। कार्य की इकाई अपने पढ़ रखी हैं, तो कार्य की इकाई और ऊर्जा की इकाई एक ही होती है। गति विज्ञान में हम केवल यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, गति विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करना है, जो दो प्रकार की होगी। एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। पहले गतिज ऊर्जा की बात करेंगे अपन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु की गति के कारण उसमें होती है एवं वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किए गए कार्य के द्वारा मापी जाती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाने में किया गया जो कार्य है उससे उसको मापते हैं और वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। माना m द्रव्यमान का एक कण एक सरल रेखा में v वेग से गतिमान है, जिस पर F बल, जो कि अचर मान लेते हैं, लगाकर उसे विरामावस्था में लाया जाता है। कोई बल लगाया हमने और गतिशील थी वस्तु, उसको हम रेस्ट में ले आए, F बल लगाया और उसके बाद में उसको विरामावस्था में ले आते हैं। माना F बल कण को स्मॉल f मंदन उत्पन्न करता है। अब चूंकि ये प्रतिरोध करेगा तभी रुकेगी वस्तु, तो इसलिए f को हम मंदन के रूप में काम में लेंगे। ये स्मॉल f जो त्वरण्य होकर के किसका काम करेगा, ये मंदन का। तो f त्वरणी होता है, लेकिन इसको हम मंदन के रूप में बोलते हैं क्योंकि ये रोकने की कोशिश करता है। तो होता है f मंदन उत्पन्न करता है, तो हम कहेंगे जो लगाया गया बल है वह किसके बराबर होगा, mf के, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आगे न्यूटन का जो गति का समीकरण हम जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस ट्वाइस एफ एस होता है, लेकिन f मंदन होने के कारण से माइनस का निशान हमने काम में लिया, इसलिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एफ एस। ये v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है। s यदि वस्तु दूरी तय करती है वो है। माना विरामावस्था में आने का मतलब उसकी गति का जो अंतिम वेग v हो जाए, तो माना विरामावस्था में आने तक कण x दूरी तय करता है। s की जगह तो हम x लिख देंगे और v बराबर हम 0 लिख देंगे। प्रारंभिक वेग v वेग से गतिशील वस्तु है, तो प्रारंभिक वेग v हो गया, और जब विरामावस्था में आ जाती है इसलिए अंतिम वेग इसका 0 हो गया, और तय की गई दूरी x है, इसलिए s की जगह हमने x लिख दिया। इससे हमारे पास x गुणा f बराबर 1/2 v स्क्वायर मान आ गया। इसलिए किया गया कार्य हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन। तो बल कैपिटल F और विस्थापन स्मॉल x, जो हमने ऊपर काम में लिया है। इसलिए इसको हमने क्या लिखा, mf, f बराबर mf। हमने पीछे इक्वेशन नंबर जो 1 लिखी थी, ये उसको रोकने के लिए लगाया गया बल है, और f मंदन है, mf के बराबर होगा f बराबर, इसलिए f कैपिटल F जो बल है उसकी जगह हमने mf लिख दिया, जहाँ f मंदन है और x अपनी जगह एज इट इज है। अब इसको हम देखें तो x गुणा f की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो x गुणा f की वैल्यू हमने ऊपर से इसमें रख दी। इसको नंबर 2 कह देता हूँ मैं, तो 2 से हमने इसके अंदर ये वैल्यू रख दी। तो अब देखिए किसके बराबर हो गया, 1/2 mv स्क्वायर। इसलिए किया गया जो कार्य है वस्तु की गति को रोकने का, उसे ही हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। अतः कण की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ पर v गतिशील अवस्था में उसका वेग है। दूसरा जो यांत्रिक ऊर्जा का रूप है वो है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा किसी कण के द्वारा उसकी वास्तविक स्थिति से किसी मानक स्थिति में स्थानापन्न करने के लिए वस्तु को जो कार्य करना पड़ता है कर सकती है, उसे हम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु कहीं है, उसको हम मानक स्थिति में लाने तक किया गया जो उसके द्वारा कार्य कहलाता है, वही क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, जिसको हम इस उदाहरण से हम पढ़ेंगे, समझेंगे। धरती की सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के कण की स्थितिज ऊर्जा वह कार्य है जो कण को धरती की सतह पर उस ऊंचाई से गिरने पर करेगा। यानी हमने किसी वस्तु को उठाया जिसका m द्रव्यमान है और h ऊंचाई पर ले गए। अब उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह ऊर्जा होती है कि उसको हम वहाँ से छोड़ें तो वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने तक किया गया वस्तु द्वारा कार्य जो है वही क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जो कण की धरती की सतह पर गिरने पर करेगा वह एवं यह ऊर्जा
अथवा कार्य कण को h ऊंचाई तक उठाने तक किए गए कार्य के बराबर होगा। या तो ऊपर ले गए या ऊपर से नीचे ले आए, ये दोनों जो किए गए कार्य हैं वो mgh बल गुणा विस्थापन है। यहाँ mg बल जो कार्य कर रहा है उसके कारण से h ऊंचाई तक गया तो mg बल गुणा विस्थापन, h ऊंचाई तक नीचे गिरेगा कण, mg बल लग रहा है तो mg गुणा h उस बल द्वारा किया गया कार्य होता है, और यही उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। सामान्यतः ये सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा की मात्रा अचल है, अचल कह सकते हैं, अचर कह सकते हैं। कि इस सिद्धांत से हम ये समझते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जा है उसका टोटल जिसको करना चाहिए वो एक कांस्टेंट है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूप परिवर्तित हो सकता है। ऊर्जा कैसी भी हो तो उस ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, न ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, केवल हम उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा है, उस किस्से हमने एक मोटर को चला दी तो वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो गई। इस तरह से ऊर्जा का क्या हो सकता है, रूप बदल सकता है, बल्कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। जब कोई कण संरक्षीय बल निकाय के अंतर्गत चलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग पूरी गति के दौरान अचल रहता है। यदि कोई कण गतिशील अवस्था में है तो उस स्थिति के अंदर हम देखना चाहते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो टोटल है वह पूरी गति के दौरान अचल रहता है, कांस्टेंट रहता है। संरक्षी बल निम्न बलों के द्वारा किया गया कार्य। जिन बलों के द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं हो, केवल उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर हो, संरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन हम देखें तो जैसे ए बिंदु से कोई वस्तु चल करके और ये नीचे की तरफ इधर ऊर्ध्वाधर है, इधर साइड से यहाँ पहुँचे या ऐसे सीधी यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो हम देखते हैं कितने गहराई तक कण पहुँचा। h गहराई तक यदि नीचे पहुँचता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य mgh होता है, न कि mgx या mgs। ये विस्थापन जो x है a से b तक आने में, ये दूरी जो दोनों प्रारंभिक स्थिति a है और अंतिम स्थिति यदि कण की b होती है, इस तरह से यदि कण यहाँ से चल कर के यहाँ पहुँचता है, सीधा नीचे नहीं गिरता है, तो भी उसके द्वारा जो किया गया कार्य प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी न होकर के ऊर्ध्वाधर दूरी मापी जाएगी कि इसका बल की दिशा में विस्थापन कितना है, h है, तो ये h से ही गुणा होगा, भले इसका पथ कैसा भी लें। इस तरह से पथ पर निर्भर न करके प्रथम और अंतिम स्थिति के हिसाब से हम उसकी गहराई नाप लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ए से बी तक पहुंचता है तो mg द्वारा किया गया कुल कार्य mgh होता है, बल्कि न कि mg गुणा ab यदि ab मार्ग लिया जाए, तथा न कि mg गुणा h यदि s मार्ग लेकर के हम उससे गुणा करें। बल की दिशा में कण का विस्थापन जो है वह h है, इसलिए h से ही अपन उसको गुणा करेंगे, भले कण इस रास्ते से यहाँ से आया है, भले कण इस रास्ते से आया है। तो ये संरक्षी बल कहलाता है। इसके ऊपर हम एक उदाहरण करते हैं ऊर्जा पर। एग्जाम्पल, एक मकड़ी कमरे की छत से एक ऐसे धागे से लटकती है जिसका प्रत्यास्थ मापांक उसके भार के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि वह उस कार्य का 3/4 भाग करके छत पर चढ़ जाएगी जो उसे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता है। एक मकड़ी है जो कमरे की छत से एक प्रत्यास्थ डोरी दे रखी है, प्रत्यास्थ धागा है, उससे लटक रही है। क्योंकि मकड़ी में वेट है इसलिए प्रत्यास्थ जो डोरी है उसमें विस्तार सहित उसकी लंबाई से वह लटक रही है। यदि वास्तविक लंबाई l लें और उसमें कुछ विस्तार a लें तो मकड़ी की जो छत से गहराई वह l+a है। अब देखिए, सिद्ध हमें ये करना है कि वह उस कार्य का 3/4 भाग करके ही छत पर चढ़ जाएगी जो उससे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता। यदि l+a जो लंबाई कुल नीचे गहराई तक है, यदि अप्रत्यास्थ डोरी हो तब किया गया कार्य और प्रत्यास्थ डोरी है तब किया गया कार्य। प्रत्यास्थ डोरी जब है उस समय किया गया कार्य कम होगा, अप्रत्यास्थ डोरी है उस समय कार्य ज़्यादा होगा, और प्रत्यास्थ डोरी होने की स्थिति में अप्रत्यास्थ डोरी की स्थिति में किया गया कार्य का 3/4 भाग ही करना पड़ेगा। शेष जो 1/4 भाग है वह डोरी के अंदर जो तनाव बल है वह कर देगा। तो हमें यह सिद्ध करना है कि 3/4 भाग का कार्य करके ही वह ऊपर चढ़ जाएगी जब डोरी अप्रत्यास्थ होती है। सॉल्यूशन, माना धागे की वास्तविक लंबाई a है, दिया गया है मकड़ी का भार बराबर लैम्डा,
ये दीर्घा है, हमें एक ऐसे धागे से लटकती है जिसका प्रत्यास्थ मापांक उसके भार के बराबर है। तो प्रत्यास्थ मापांक लेमडा मान लिया हमने, और मकड़ी का भार, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। जो धागा दे रखा उसका हमने मान लिया प्रत्यास्थ मापांक लेमडा है, तो ये धागे का प्रत्यास्थ मापांक है, इधर मकड़ी का भार है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। माना मकड़ी के धागे से लटकने पर संतुलन की अवस्था में डोरी में विस्तार एल डैश है। एल तो उसकी स्वाभाविक लंबाई है और विस्तार उसके अंदर एल डैश है। जब मकड़ी लटक जाती है और नीचे आकर के रुक जाती है, एक स्थिति में साम्यावस्था आ जाती है, उस स्थिति के अंदर हम देखें संतुलन की अवस्था में एल डैश विस्तार हो जाता है कुल, तो धागे में तनाबल जो होगा वो होगा लेमडा गुना विस्तार बटे स्वाभाविक लंबाई, यानी एल डैश बटे एल, और बराबर किसके, मकड़ी के भार के। क्योंकि तनाबल और मकड़ी का भार जब बराबर होंगे तो संतुलन की अवस्था होगी, वहाँ पर आकर के मकड़ी रुक जाएगी। इसलिए संतुलन की अवस्था में जो तनाबल है मकड़ी के भार के बराबर होगा। मकड़ी का भार लेमडा है और तनाबल लेमडा गुना एल डैश बटा एल है। दोनों साइड से लेमडा कैंसिल हो गया, इसलिए एल बराबर एल डैश। अर्थात मकड़ी को जब लटकाया जाएगा तो डोरी की जो वास्तविक लंबाई है उसकी दुगुनी लंबाई तक जा करके और रुक जाएगी। अब आगे हम स्थिति पहली लेते हैं। जब डोरी अप्रत्यास्थ हो, जब डोरी अप्रत्यास्थ है, ओ ए लंबाई हो गई इसकी, एल स्वाभाविक लंबाई थी, एल विस्तार हो गया, टोटल गहराई ओ से ए तक 2L हो गई। अब 2L लंबाई की डोरी है, यहाँ मकड़ी है जिसको ओ पर पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर उसके द्वारा किया गया कार्य हम निकालते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब डोरी अप्रत्यास्थ हो तो मकड़ी द्वारा ए से ओ तक पहुँचने तक किया गया कार्य बराबर mg गुना 2L। जितनी गहराई है उससे हमने mg को क्या कर दिया, गुना। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। एक नंबर इक्वेशन L बराबर एल डैश है और दूसरी इक्वेशन होगी mg इंटू 2L। अब आगे डोरी जब प्रत्यास्थ होगी तब मकड़ी द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है, जो कि जो पहले ज्ञात किया 2 नंबर में उसका 3/4 भाग होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना है। तो स्थिति सेकेंड, जब धागा प्रत्यास्थ हो तो धागे को वास्तविक लंबाई L से 2L तक खींचने पर तनाबल द्वारा किया गया कार्य बराबर किसके होगा कि धागे की लंबाई में विस्तार, धागे की लंबाई में विस्तार गुणा प्रारंभिक व अंतिम तनावों का माध्य। तो धागे की लंबाई में विस्तार जो है कुल लंबाई में से वास्तविक लंबाई घटा दी 2L - L, जो कि हमें पता है L है, और गुणा पहले शुरू में तनाबल 0 है और लास्ट में तनाबल मकड़ी के भार यानी mg, यदि मकड़ी का भार है mg बराबर लेमडा तो प्लस mg और बटे 2 दोनों का माध्य लेना है अपन को। तो ये हो गया 1/2 गुना mg और l। अतः प्रत्यास्थ डोरी होने की स्थिति में मकड़ी द्वारा किया गया वास्तविक कार्य बराबर, वास्तविक कार्य कितना हुआ कि ये तो तनाबल द्वारा किया गया कार्य है, और वो जो पीछे दे रखा 2mgl वो डोरी अप्रत्यास्थ होती है तब किया गया कार्य, तो उसमें से तनाबल द्वारा किया गया कार्य यदि माइनस कर देते हैं तो मकड़ी द्वारा किया गया कुल कार्य आ जाता है। इसलिए 2mgl माइनस 1/2 mgl बराबर हो गया 3/2 mgl। 3/2 के अंदर नीचे और ऊपर अपन ने अंश और हर में 2 से गुना कर दिया, तो 3/4 गुना 2mgl बराबर 3/4 गुना 2mgl क्या है, धागे के अप्रत्यास्थ होने की स्थिति में मकड़ी द्वारा किया गया कार्य है। और ये कौन से इक्वेशन में पढ़ा हमने, 2 में पढ़ा है। तो यहाँ भी हमने 2 का उपयोग किया है और यहाँ भी हमने 2 का उपयोग किया, 2 व और इसको मैं 3 कह देता हूँ, ऊपर जो इक्वेशन है इसको 2 व 3 से, तो 2 में से 3 को घटा देंगे। ये 3 केवल तनाबल द्वारा किया गया कार्य है और ये अप्रत्यास्थ डोरी होने की स्थिति के अंदर कुल मकड़ी द्वारा किया गया कार्य है। और तो प्रत्यास्थ होने के लिए जो तनाबल जो काम करेगा उसको हम इसमें से कम कर देंगे, तो मकड़ी द्वारा किया गया वास्तविक कार्य आ जाएगा। और ये इतना आ गया और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।